Hello everyone. In this video, we will be taking up lesson 1 and 2 of class 9, that is democracy in the contemporary world, along with democracy, why and how. So let us come firstly to the definition of democracy. अब democracy आप लोग class 6th से ये word सुनते आ रहे हैं, democracy. So let us start with the definition of democracy. Now, democracy basically is, अगर हम simple terms में इसको define करें, तो democracy is a form of government in which the rulers, they are elected by the people. अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, रूलर्स, इलेक्टेड एंड पीपल. अब ये रूलर्स कौन है? रूलर्स मीन्स द पीपल हु गवर्न अस, ठीक है. और दूसरा है इलेक्टेड. अब ये डिपेंड करता है मोड ऑफ इलेक्शन, कैसा इलेक्शन, ठीक है. रूलर कैसा रूलर, मोनार्क है या डेमोक्रेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और इलेक्शन जो है, इलेक्टेड जो है, वो किस तरह का इलेक्शन है. एंड देन कम्स द पीपल. लाइक पीपल में कि लोग, किन लोगों को के द्वारा जो है वो डेमोक्रेसी जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, कैसे चुनी गई है, बाय विच पीपल. क्या सभी लोगों को उसमें इंक्लूड किया गया है, क्या सभी रिलीजन्स को उसमें इंक्लूड किया गया है. तो इन सभी बातों के जवाब जो है हम इन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में ढूंढेंगे. और उसके बाद पर्टिकुलर जो है हम पर्टिकुलर कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके ये बताएंगे कि क्या वो कंट्रीज एक अच्छी डेमोक्रेसी की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं या नहीं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट हियर इज, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी के जो फर्स्ट फीचर्स हैं, उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है, इट सेज द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो भी रूलर्स हैं, जो कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, जो नेतागण हैं, या जो भी, इवन इफ इट इज अ मोनार्क, राजा है कोई, तो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये डेमोक्रेसी की एक पहला फीचर कह लीजिए, या उसकी एक शर्त कह लीजिए, दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. Then the next point is free and competitive elections are held. Now, what do we mean by free and competitive elections? Free, fair and competitive elections means ऐसे elections जो किसी से प्रभावित ना हो, एक निडर वातावरण में जो चुनाव होते हैं. और fair means यूज किए जाते हैं. आप सुनते हैं, टाइम टू टाइम आप न्यूज में सुनते हैं कि फला जगह जो है वो बूथ कैप्चरिंग हो गई, और वहां जो अपोजिशन पार्टी है उसने डिमांड किया कि इलेक्शंस दोबारा से हो, ईवीएम्स हैक करी गई, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आते हैं. तो मतलब फ्री होना चाहिए इलेक्शन, बिना किसी दबाव के होना चाहिए, बिना रूलिंग पार्टी के इंटरफेरेंस के होना चाहिए, और फेयर तरीके से जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए. देन इज दैट ईच एडल्ट, irrespective of religion, education, caste, color, wealth, sex, should have one vote and one value. हर इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल विच इज अडल्ट, अलग अलग कंट्रीज में अडल्ट को डिफरेंटली डिफाइन किया है. जैसे हमारे कंट्री में वी से दैट एवरी पर्सन who is more than 18 years of age is has a right to वोट, irrespective of religion. कि किसी भी धर्म का है, उसकी अनपढ़ है, मजदूर है, क्या काम करता है, irrespective of that. फिर किसी कास्ट का है, सभी को बराबर अधिकार है वोट देने का. गोरा है, काला है, दिस कलर पार्ट जो है, वेल्थ, चाहे पैसा है उसमें, उसके पास पैसा है या नहीं है, irrespective of that, he has one vote which has one value. अब ये वन वोट एंड वन वैल्यू की जब हम कंट्रीज डिस्कस करेंगे तो ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको तब बताऊंगी व्हाट डज वन वोट एंड वन वैल्यू मींस. फिलहाल हम वी विल restrict ourselves to the features of democracy. Now coming next is
the elected rulers take decisions within limits set by constitutional law and citizens' rights. जो elected rulers होते हैं वो decisions लेते हैं, लेकिन एक जो framework होता है, जो आप एक कह लीजिए एक दायरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो एक दायरा सेटअप किया है, उस दायरे में रह करके हम वर्क करते हैं. जो भी इलेक्टेड रूलर्स हैं उसको क्रॉस नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ. नाउ नेक्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ. जो रूल ऑफ लॉ, व्हाट डज रूल ऑफ लॉ मीन्स? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट जो हमने लॉज बनाए हैं उसको हम लेकर के चलते हैं, उनको मानते हैं. जो भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं, we follow those rules. Then the next point is that the citizens' rights must be protected through constitution. जो भी rights दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को, उनको किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. Then the next point is there must be an independent judiciary. Now what does this mean? Independent judiciary से क्या मतलब है? Judiciary क्या होती है? फैसला देने वाली एक institution, the one who passes the decisions. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी से ये मतलब है कि किसी भी तरह से हम जो है जो भी हमारे नेतागण हैं वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस ना कर सकें, यानी कोर्ट के डिसीजंस अपने फेवर में ना ले सकें. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ताकि अगर सिटीजन्स के राइट्स को कोई प्रॉब्लम होती है, दे आर हार्म्ड, सो वन कैन गो टू द judiciary and then the correct decisions should be given. So next we come to, these are all the features of democracy. Now अब इन जो points हैं इनको हम countries के एक कह लीजिए जो countries का जो framework है या countries के examples में लेकर करके हम इसको जो है discuss करेंगे. Now, first of all, जो हमारा first point था कि जो major decision, जो हमारा core crux of democracy है, that the major decisions are taken by the elected leaders. तो अभी हम जो है इसको पाकिस्तान के परिवेश में, जो पाकिस्तान के जो फ्रेमवर्क है उसको लेते हुए हम बात करेंगे कि 1999 की बात करते हैं कि उस समय जो स्थिति थी वो क्या थी पाकिस्तान में. पाकिस्तान में जो आर्मी का जो चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, ही यूज्ड टू लीड द आर्मी. उन्होंने क्या किया, 1999 अक्टूबर 1990 में एक मिलिट्री कूप बनाया. अब वो मिलिट्री कूप जो बनाया उसने जो डेमोक्रेटिकली ऑलरेडी इलेक्टेड जो वहां पे गवर्नमेंट थी, इट ओवरथ्रू दैट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. यानी जो ऑलरेडी इलेक्शन से जो गवर्नमेंट वहां पे फ्रेम हुई थी, जो बनाई हुई थी, उसको उसका तख्ता पलट दिया और खुद को अपना जो प्रेसिडेंट है कंट्री का वो घोषित कर दिया. अब क्या हुआ कि अब उसको तरीका तो गलत था, गलत किया उसने, तो अब उसको लगने लगा कि मैं किस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि रिवोल्ट हो जाए पाकिस्तान में. तो ये सब चीजों को देखते हुए कि मैं किस तरह से अपनी अवधि बढ़ाऊं, अपना टाइम पीरियड बढ़ाऊं कि जहां मैं अपने ज्यादा समय तक और रूल कर सकूं. तो 2002 में ही हेल्ड अ रेफरेंडम. Now I'll tell you what is a referendum. Referendum एक तरह का वोटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको सिटीजन्स को दिया जाता है, जहां आपको ये बताना है कि कोई भी आपने जो भी जिसके लिए आप वोटिंग करा रहे हैं कि क्या आप उसके फेवर में हैं या आप उसके फेवर में नहीं हैं. तो एक रेफरेंडम कराया कि क्या कितने लोग जो हैं वो मेरे हक में हैं कि मैं कंटिन्यू करूं एज प्रेसिडेंट, और कितने लोग जो हैं वो मेरे फेवर में नहीं हैं. और मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड
करते हुए, मतलब धोखाधड़ी से उसने अपने आप को 5 इयर्स का एक्सटेंशन दिला लिया इन द सेंस कि वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट था और कह दिया कि यस, ये रेफरेंडम जो था वो मेरे पक्ष में था। अब वो था या नहीं था, वो माल प्रैक्टिसेस थे, वो वहां का मीडिया, वहां की जो वहां के जर्नलिस्ट थे या जो वहां के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जो भी जो लांछन लगाए उस पे, लेकिन उसने ये कहा कि यस, इस रेफरेंडम का जो रिजल्ट था वो मेरे हक में था। सो 5 साल के लिए उसने अपने आप को एक्सटेंड कर दिया एज प्रेसिडेंट, ताकि मुझे और पावर्स मिल सके। अब उसको ये हर समय एक खटक लगी रहती थी कि कहीं कुछ इस तरह का रिवोल्ट ना हो, तो मैं इसको एक लीगल जो है एक लीगल ढांचा देता हूं, मैं इसको एक लीगल फ्रेमवर्क में अपने आप को फिट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं इलेक्शन से तो जीत करके आया नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया, जिसमें ही गेव द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जिसमें कि गवर्नमेंट अपने आप को ये पावर्स दी कि मैं जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं उनको डिसमिस करने की पावर रखता हूँ। और इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, जो भी मतलब इलेक्शंस हुए हैं उनको मैं किसी भी समय, प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो उसको डिसमिस कर सकते हैं। अब in this case, Pakistan has had elections, elected representatives have some powers, मतलब पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए उसने ये कर दिया कि नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान में इलेक्शंस भी होंगे और यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने जाएंगे और उनके पास कुछ पावर्स भी होंगी। ये सारा जो है एक आई वॉश उसने कंडक्ट किया और उसके बाद ये भी कहा कि जो फाइनल पावर है वो होगी मिलिट्री पावर्स ऑफिसर्स के हाथ में। तो जनरल मुशर्रफ, यानी कि उस समय जो जनरल मुशर्रफ था और उस समय का जो मिलिट्री ऑफिसर था वो, यानी कि मिलिट्री ऑफिसर मींस जनरल मुशर्रफ के पास ये सारी पावर्स होंगी। सो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। दिस इज आवर व्यू कि क्या इसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे? आप कह रहे हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे भी हर तरह का जो डिसीजन मेकिंग है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो लोगों के द्वारा चुने हुए नेताओं में होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां पे थी, इलेक्शंस भी होते थे, लोग चुने भी जाते थे, इस तरह से ये सारी चीजें वहां पे होती थी। लेकिन जो फाइनल पावर्स हैं वो जनरल मुशर्रफ के हाथ में थी, या जो भी आर्मी का जो चीफ रहेगा। आज भी आप देखते हैं कि आर्मी इज मोर पावरफुल देन इमरान खान। सो ये हमने एक पाकिस्तान का केस डिस्कस किया कि क्या ऐसी डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। Now we come to another important point, which is free and fair elections. Now, free and fair elections में if we see कि चाइना में क्या जो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी डेमोक्रेसी का। तो उसको हम चाइना के परिवेश में अगर उसका विवेचन करें, उसको एनालाइज करें, तो चाइना में क्या होता है कि चाइना में इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 इयर्स, जैसे कि हमारे यहाँ होता है फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, विच इज कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जो वहां की पार्लियामेंट है उसके लिए इलेक्शंस होते हैं, विच इज कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। Now, before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. The government is always formed by the Communist Party. अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लोग चुने जाते हैं पार्लियामेंट में, सब कुछ 5 साल बाद इलेक्शंस होता है, फेयर है ना। लेकिन जो भी कंटेस्ट करता है कैंडिडेट इलेक्शन, उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए। यानी कि अगर वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उसका अप्रूवल नहीं हुआ तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अब लड़ ही नहीं सकता तो किसी दूसरी पार्टी का, कम्युनिस्ट एक विचारधारा है, तो किसी दूसरी पार्टी का जो लीडर है वो कभी बन ही नहीं सकता। यानी कि इस स्थिति में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही रहेगी। हमेशा जो है गवर्नमेंट जब भी बनेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल है। कम्युनिस्ट पार्टी नेचुरली उन्हीं लोगों को अप्रूव करेगी जो उनकी पार्टी
की विचारधारा से सहमत होंगे, या जो उनकी पार्टी के सदस्य होंगे, या जो उन पार्टी के अपने selected जो लोग होंगे. So can the democracy of China be called a democracy? Again, a big question mark. Now let us come to Mexico. So जो हम free and fair elections की बात कर रहे हैं, वो कहाँ रह गई? फ्री तो नहीं है. नोबडी कैन. चाइना के केस में देखें तो इलेक्शन जो है वो सभी नहीं खड़े हो सकते, कैंडिडेट जो है वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल है. जिसकी मर्जी होगी उसको देंगे वो परमिशन, जिसको मर्जी नहीं होगी उसको नहीं देंगे. अब हम आते हैं मैक्सिको. मैक्सिको में क्या सिचुएशन है कि मैक्सिको में इट होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वो हर 6 साल बाद इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. Opposition parties did not contest elections but never managed to win, as PRI was known to use dirty tricks to win elections. जो PRI है हमारी, जो इंस्टीट्यूशनल पार्टी जो है, रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल पार्टी जो है, इलेक्शंस तो होते हैं हर 6 साल में, लेकिन जो PRI है वही हर बार जीतती है. क्यों जीतती है वो लोग जाने, बिकॉज इट इज सेड वो जो पार्टी है इट यूजेस डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. तो कहाँ इलेक्शन फ्री रह गया, जो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं. सो कैन दिस बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? A democracy must be based on a free and fair election where those who are currently in power have a free chance of losing also. तो ऐसा भी होना चाहिए कि जो पार्टी है वो लूज करने के लिए भी रेडी होनी चाहिए. बट इस केस में तो आप देख रहे हो ना, कुछ हो ही नहीं रहा, वही पार्टी बार बार जीतती है. एंड द प्रेस इज सुप्रेस्ड. और जो फ्री प्रेस की हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि वो फ्रीडम होती है, वो सब तो नहीं रहा. अब नाउ लेट अस कम टू अनदर very important point of democracy, या we can say very important feature of democracy, जो मैंने आपको कहा भी था कि I will let you know कि इससे क्या मतलब है. One person, one vote and one value. Now what does this mean? Let us analyze in terms of जब हम देशों का विभिन्न जो नेशंस है उनकी बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डिनाई किया जाता है राइट टू इक्वल राइट टू वोट नहीं होता. नाउ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में क्या है कि वुमेन हैव दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट. तो जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि इररिस्पेक्ट इक्वालिटी टू इलेक्ट द लीडर्स, there should be equality in respective of color, caste, creed, wealth, religion, language. Every adult citizen should be able to vote. तो यहाँ तो आप देख रहे हैं ना, पूरी वुमेन जाती है. एक कास्ट तो छोड़ ही दीजिए कि अछूत लोग हैं, ये पूरी वुमेन जो वुमेन क्लब है या वुमेन पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसी को डिनाई कर दिया जाता है. सो यहाँ पे they do not have जो आपका प्रिंसिपल है कि वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू, कि एक बंदे का एक ही वोट हो और उसकी एक वैल्यू काउंट की जाए, एक वोट काउंट किया जाए. तो यहाँ पे तो पूरी वुमेन फ्रेटर्निटी को ही राइट नहीं है वोट देने का. अब हम आते हैं एस्टोनिया पे. दिस इज द केस ऑफ सऊदी अरेबिया. नाउ वी कम टू एस्टोनिया. एस्टोनिया में क्या है कि इट हैज मेड इट्स सिटीजंस rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. उन्होंने अपने जो सिटीजनशिप रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे सिटीजन्स जो हैं दे हैव अ राइट टू वोट. लेकिन उन्होंने ऐसा हिसाब कर दिया है कि जो रशियन माइनॉरिटी है, रशिया जो है वहां माइनॉरिटी में है, रशियंस जो हैं उनको वो सिटीजनशिप ही नहीं देते. अब सिटीजनशिप नहीं देते तो राइट टू वोट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना लीगल फ्रेमवर्क ऐसा बनाया हुआ है कि एवरी सिटीजन कैन हैव इक्वल राइट टू वोट. अब जब सिटीजन ही नहीं, आप सिटीजनशिप ही नहीं दे रहे, तो राइट टू वोट कहाँ का. इसी तरह से अगर हम फिजी की बात करें, फिजी में क्या है कि इलेक्टोरल सिस्टम इज such that the vote of an indigenous Fizi has more value than that of an Indian Fizi. अब क्या है कि
फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम में वो राइट टू वोट तो सबको देते हैं। इंडिजिनस फिजी जो है, मतलब फिजी की जो अपनी जनता है और जो इंडियन फिजियन है, उनसे ज्यादा जो उनके अपने लोग हैं उनकी ज्यादा वैल्यू है। जो इंडिजिनस फिजी है, जो ओरिजिनल वहां के रहने वाले लोग हैं, उनके वोट की ज्यादा वैल्यू है। तो ये जो वन रोड और वन वोट वन पर्सन और वन वैल्यू की बात हम करते हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ फेल हो जाती हैं। तो अगर हम फिजी की बात करें, एस्टोनिया की बात करें और सऊदी अरेबिया की बात करें, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तरह से कह लीजिए मर्डर हो रहा है, या किस तरह से ऐसी जगहों पे जो है डेमोक्रेसी के सिस्टम को डेमोक्रेटिक हम कह सकते हैं और या नहीं कह सकते, एंड दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, की वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, जो हम लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जो रूल ऑफ लॉ है उसकी अगर हम बात करें तो, and respect for rights, both the rule of law and the respect for rights. जो rights दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसमें सिटीजन के rights की रिस्पेक्ट की जाती है या नहीं, या रूल ऑफ लॉ जो है एप्लीकेबल है या नहीं। तो अभी हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ है, इट इज रूल्ड बाय ZANU PF, और जिसके लीडर जो है रॉबर्ट मुगाबे, इट हैज बीन ruling the country, and he is popular also, but he uses unfair practices in elections, क्योंकि यही पार्टी रूल करी जा रही है, ZANU PF। तो इलेक्शंस तो रेगुलरली हो रहे हैं वहां पे, लेकिन वो हमेशा ZANU PF जो है, जैसे चाइना में होता है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की पावर में आती है, बिकॉज एवरी कैंडिडेट हैज टू सीक द अप्रूवल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा यही पार्टी जो है इलेक्शंस जीतती है। जो ऑपोजिशन है, अपोजिशन जो पार्टी वर्कर्स हैं, दे आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग्स आर डिसरप्टेड। अपोजिशन को काम नहीं किया जाता। तो अगर हम इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखें तो उसमें भी ये चीज फिट होती है। तो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स क्या है, इक्वालिटी क्या रही, जो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस या इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जो पब्लिक प्रोटेस्ट हैं उनको उसको उन्होंने इलीगल कर दिया है, डेमोन्स्ट्रेशंस को इलीगल कर दिया। अब आप देख रहे हैं, अब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो किसान आंदोलन हो रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट सीआईए के जो प्रोटेस्ट हुआ था सीआईए के अगेंस्ट, तो वो हो रहा है। कोई हर एक को अपनी वॉइस करने के लिए, ओपिनियन वॉइस करने के लिए पूरी फ्रीडम है, लेकिन वहां पे इन सब चीजों को इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। और टेलीविजन और जो मीडिया है, टेलीविजन एंड रेडियो एंड ऑल द मीडिया, इट इज गवर्न्ड और कंट्रोल्ड बाय द पार्टी इन पावर, एंड विच इज अगेन द ZANU PF. So independent newspapers वहां पे हैं, but the government harasses those journalists who go against it. जबकि हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा है कि जो जर्नलिस्ट हरास होते हैं या उन पे कोई केस लगता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, उसको यूज करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूज करते हुए, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन गो टू द कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑफ हिज स्टेटस। सो यहाँ क्या है, इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज नो सिटीजन बेसिक राइट्स। सिटीजन के बेसिक राइट्स नाम को है लेकिन नहीं है, पॉलिटिकल अपोजिशन नाम को है लेकिन नहीं है, जुडिशरी सिर्फ नाम को है, लेकिन जो जुडिशरी अपने देश के लोगों की रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स नहीं अगर उसको एनफोर्स कर सकती, so that is not called an independent judiciary. So a democratic government rule within limits set by the constitutional law and citizen rights, जो हम ये बात करते थे, जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो इस चीज से जो है वो अप्लाई करता ही नहीं। So we have discussed all these features, the features of democracy with context to, with reference to certain countries we have discussed, and in the next video we will be discussing why there should be democracy, or why people say that there should be democracy, arguments in favor of democracy and arguments
against democracy. So with this, we'll stop here and resume in the next video. Hello everyone. In the last video, we discussed about what is democracy. We also talked about the features of democracy as well as the democracy in the contemporary world, taking example from various parts of the world where democracy is existing and discussing it with in the light of the salient features of the democracy. Now, in this video, we are going to discuss why democracy, whether democracy should be there or it should not be there. So there are various politicians who are against the democracy, and what arguments against democracy they give, we are going to study them. Now, if we talk about the arguments against the democracy, the first point, which the first argument, in fact, which we talk about is that the leaders keep changing in our democracy. This leads to instability. Now, the politicians who are against democracy, they say that in a democracy, the leaders keep changing. As you know, after every 5 years, we elect our government, and the leaders, according to the political party in power, they keep changing. So what politicians of this group feel that this leads to instability. एक अस्थिरता सी आ जाती है, क्योंकि कोई पॉलिसी और प्रोग्राम जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो पॉलिटिशियंस चलाते हैं 5 साल बाद वो बदल जाते हैं, एंड इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए या ये साबित करने के लिए कि हमारी पार्टी उनसे बेहतर है, उनकी पॉलिसीज और जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं उनको डंप कर देते हैं, और उससे एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है. So they feel that because of the changing leadership, it leads to instability. So this is one argument against the democracy. Now, the second point is that democracy is all about political competition and power. There is no scope for morality. Now, what do we mean by political competition and power play? The politicians who argue against democracy, they say that democracy is all about political competition. Ab democracy mein kya hai? We elect our government, and there are people who are in opposition also, and all the time they are trying to be in power. So it is nothing but power play. एक मतलब राजनीतिक जो है सत्ता को पाने का एक कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता रहती है जिसमें कौन किससे ज्यादा बेहतर है, ये सब जो है डेमोक्रेसी में रहता है, जिसमें कि देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. नाउ व्हाट इज मोरालिटी? नैतिकता मतलब मॉरल्स और वैल्यूज तो कुछ रहती ही नहीं है. बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन यू रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स, जो हमने पढ़ा था कि देयर शुड बी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस. तो वो अनफेयर मीन्स इलेक्शंस जीतने के लिए होते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पावर प्ले और पॉलिटिकल कंपटीशन बन करके रह जाता है. Now, then the next point, which is very important and to some extent it is reasonable also, that so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. अब जो डेमोक्रेसी पे कह लीजिए इल्जाम, कह लीजिए एक आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी के है, वो ये है कि डेमोक्रेसी में एक लैडर है जिसमें आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल्स पे कंसल्ट करना है, और तब जाकर के आप एक प्रोग्राम को या एक किसी भी लॉ को बनाते हैं. देयर आर मेनी पीपल हु हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी program you can implement or any law you can implement. तो there are various people, उसको आप देखते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी है कि जो कोई भी बिल लॉ कैसे बनता है, पहले लोकसभा में it has to get proposed and then it has to get the consent of the members and then it has to go to the Rajya Sabha and then
it has to be approved by 2/3 of the majority and then the president has to give its consent. तो इन सब चीजों में जो important decisions हैं डिले हो जाते हैं. जैसे कि एक राजा है, उसने अपना डिसीजन लिया और शाम को मान लीजिए उसने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कोई डिसीजन लिया और अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. डेमोक्रेसी में यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि अपोजिशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए सबकी कंसेंट से ही आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. और कई बार ऐसे डिसीजंस जो हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जो आपको एकदम से लेने पड़ते हैं, वो दे गेट डिलेड, which is to some extent a very valid point. Now the another argument which is in against democracy is that elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Elected leaders जो होते हैं वो they do not know the best interest of the people. अब elected leaders क्यों बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो लोगों का नहीं जान पाते हैं? बिकॉज कोई भी मान लीजिए कोई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पे कोई हिंदू वोटर जो है, हिंदू जो कैंडिडेट है वो इलेक्ट होकर के आता है, तो ऐसा माना जाता है कि मे बी उसको मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स नहीं पता है. बिकॉज डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट कर कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन और वो जीत भी सकता है वहां पे. तो वहां के लोगों ने ही उसको चाहे जिताया है. बट ये एक जो आर्ग्यूमेंट है दैट जो इलेक्टेड लीडर्स समटाइम्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. वो वहां के लोगों की शायद नीड्स को नहीं जानता, वहां के कल्चर को नहीं जानता. तो ऐसे में कुछ बैड डिसीजंस जो हैं वो हो सकते हैं. Because democracy में you are free to contest election from anywhere in India. Okay, so the next argument is that democracy leads to corruption or it is based on electoral competition. तो ये जो हमने पॉइंट पहले जो सेकंड नंबर का पॉइंट था that it is about political competition in power play, more or less it is the same कि democracy leads to corruption. Because it is based on competition and it is all about power play, so it leads to corruption. Corruption कैसे होता है? Already we had discussed in the previous video also that you resort to unfair means like booth capturing या giving lollipops to the people. Lollipop here does not mean giving literally lollipops. It means उनको तरह तरह से लुभाते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, उनको कंबल बांटते हैं. तो ये सारी चीजें जो है जो वोटर्स को लर्न करने के लिए आप डेमोक्रेसी में रिजॉर्ट करते हैं करप्ट मेथड्स के. देन जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग और ईवीएस को हैक कर लेना और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके मीडिया को प्रभावित करना. अब आप कई चैनल्स भी देखते हैं, अगर इफ यू सी आज तक अगर आप देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं not that it is bad, but ठीक है, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज करके वहां आप देखते हैं योगी सरकार का बताते हैं कि उन्होंने ये किया. या अगर आप एनडीटीवी देखिए तो वहां ये बताया जाता है कि केजरीवाल सरकार ने क्या किया. तो दीज न्यूज चैनल्स ऑल्सो हम कहते हैं कि ये बिके हुए हैं और ये जो है ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. So all these things leads to corruption, buying the media, which is not good. So all these corrupt methods जो हैं ये democracy जो है अपना election जीतने के लिए it resorts to corruption. Then the next thing is that ordinary people do not know what is good for them. They should not decide anything. Now हमने शुरुआत में क्या देखा था कि जो democracy है उसकी कैसे define किया था? It is a form of government which is basically elected by the people. Now, what the argument against democracy says कि जो ordinary people हैं, like democracy में तो सभी को powers हैं कि वो अपना leader जो है चुन सकते हैं, चाहे वो educated है, चाहे uneducated है, चाहे wealthy है, चाहे rich है, poor है. So the
argument against democracy is कि जो ordinary लोग हैं, not so educated, but they have a right to vote. So sometimes they do not know what is good or what is bad for them, and they lead to this leads to bad selection because they cannot decide for themselves what government or what party they should support. So these are all the arguments against the democracy. Now we will come to the arguments for the democracy. जो लोग डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं और डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह से देखते हैं, उनका क्या कहना है? Now the arguments for democracy, if we see, the first point is that a democratic government is a better form of government. Looking at the first point, a democratic government is a better government because it is more accountable form of government. Now, this is a very important, the accountability factor is a very important point in any government. Now, what is accountability? Accountability का मतलब होता है जवाबदेही. एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक बेटर गवर्नमेंट इसलिए है because it is more accountable to its people. उसको कोई भी डिसीजन अगर वो लेती है तो उसकी जवाबदेही है, वो अपने मनमानी जो है वो नहीं कर सकती है. It has a responsibility towards the people and it has accountability. आप देखते हैं पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं कि आपने ये डिसीजन लिया, क्यों लिया. एक छोटी सी चीज है, कोई भी पॉलिसी को लेके, कोई भी प्रोग्राम को लेके कि ऐसा क्यों हुआ, आप जो है उसको इस बात पे जो है आप देखते हैं तरह तरह से न्यूज आती है कि इस मुद्दे पे विपक्ष ने जो है वो सरकार को घेरा. व्हाट डज दिस मीन घेरा? घेरा मींस इट इज अकाउंटेबल, मतलब गवर्नमेंट हैज टू आंसर कि उसने ये चीज जो है वो क्यों की. आप एक छोटी सी चीज ले लीजिए, जैसे कि कोविशील्ड आप लग रही थी, तो कोविशील्ड जो है 28 डेज बाद सेकेंड डोज लग रही थी. उसी कोविशील्ड को गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, कोई ऐसा बहस नहीं हुई और उसको एकदम से क्विक डिसीजन लिया गया, लुकिंग एट द नंबर ऑफ पीपल विच हैड टू बी वैक्सीनेटेड, कि ये जो है डोज की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, उसको बढ़ाकर 3 महीने कर दिया जाए. तो इस पे आपने देखा था लोगों ने, गवर्नमेंट के जो अपने ऑफिशियल्स ने या अपोजिशन ने, सभी पार्टीज ने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया कि क्यों, क्या आपके पास जो है कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी कमी है, बाहर क्यों बेच दी, अगर आपके पास अपने पास नहीं थी तो बाहर क्यों बेच दी. तो ये जो क्वेश्चन करने का अधिकार है और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ता है कि क्या ये मेडिकली जो है सही है, ये गैप जो है ये डॉक्टर्स की सलाह पे या WHO के प्रोविजंस के अंदर लिया गया है, या जस्ट बिकॉज आपके पास वैक्सीन नहीं थी इसलिए जो ये हड़बड़ाहट में ये जो डिसीजन लिया गया है. तो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि इस तरह से छोटी छोटी चीजों के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही है लोगों को, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है. तो लोग अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी जो भी अपने वेलफेयर के लिए, they can question the government. Now the another point is democracy improves the quality of decision. What does this mean? Quality of decision making. क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कब अच्छी होती है? जब एक जना डिसीजन लेता है या जब बहुत सारे हेड्स they are put together and then they give their they discuss the pros and cons of the particular situation and then they make a decision. Naturally, when the many heads together sit together, they discuss its pros and its cons, इसके favor merits क्या हैं, इसके demerits क्या हैं, तो naturally वो decision जो है वो एक बेटर डिसीजन होता है. हालांकि ऐसे डिसीजंस डिले भी हो जाते हैं, जो हमने देखा कि डेमोक्रेसी के हमने आर्गुमेंट्स देखे थे अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, उसमें ये था कि डिसीजंस गेट डिलेड, व्हिच इज ट्रू आल्सो, बट जो भी डिसीजंस होते हैं दे आर क्वालिटी डिसीजंस. सो डेफिनेटली डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. Now the another point is that democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Now this is very, very important in a country like India, where there is a vast diversity in terms of language, in terms of the states, languages, cultures,
कितनी ज्यादा विविधता है। तो इतने सारे डिफरेंसेस को, जहाँ डिफरेंसेस होते हैं आपस में मतभेद भी होते हैं। अगर अलगाववाद जो है वो मतभेद को भी जो है जन्म देता है। तो मतभेद क्यों होते हैं? क्योंकि हम भाषा से, एजुकेशन वाइज, कल्चर वाइज डिफरेंट है। तो ऐसी डाइवर्सिटी को संभालना सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, बिकॉज डेमोक्रेसी में हर स्टेट को अपनी बात रखने की छूट दी गई है। अपनी स्टेट को वो अपने हिसाब से, जो हम आगे पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स की, डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर होता है कि इट शेयर्स पावर। और जो हम अब जानते भी हैं कि सेंटर और स्टेट में जो है हमारा डिवीजन ऑफ पावर है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिफरेंसेस को डील करने। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, तो दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन। स्टेट को कुछ पावर्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, बट स्टेट कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। दे हैव देयर ओन assemblies, they accordingly they make and they choose their own leaders. So all these differences and conflicts जो, sorry, वो डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल होते हैं। Then another important feature is that democracy enhances the dignity of citizens. Now, this is a very, very important point looking at the dignity of citizens. Now, dignity of citizens means citizens को कितना अपने आप को secure feel करते हैं। Dignity मतलब उनको कोई सम्मान, उनको कोई पुरस्कृत नहीं किया जाता। Dignity का यहाँ मतलब है कि citizens के rights को protect किया जाता है। उनका कोई भी right है, right to property है, right to education है, right to फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वहाँ जो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स है उसको मेंटेन किया जाता है। जो फ्रीडम है वो प्रेस है, या फ्रीडम टू स्पीच है, टू गिव ओपिनियन है, ये सब जो है डेमोक्रेसी में जो है इसको इंक्लूड किया जाता है, और सिटीजन्स को एक रिस्पेक्ट दी जाती है बाय सेफगार्डिंग देयर राइट्स। सो the last point is that democracy allows us to correct its own mistakes. So democracy है, it allows us to correct our own mistakes. डेमोक्रेसी में डिसीजंस होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, और उनको ठीक भी किया जाता है। मिस्टेक्स होती हैं तो आप जानते हैं ऑपोजिशन तो इस ताक में हमेशा रहती है कि कब रूलिंग पार्टी को कैसे घेरा जाए, और उस पे वाद विवाद होता है, पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ चीजें इस तरह से अभी आप देख रहे हैं जैसे किसान आंदोलन में जो किसान कानून लागू किए गए हैं, उनको जो है अपोजिशन पार्टीज जो है या किसान जो है उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और नॉट दैट गवर्नमेंट हैज मेड द मिस्टेक, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल। तो ऐसे में कोई भी अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसको कोई भी चीज को अपनी गवर्नमेंट जो है उसको रेक्टिफाई कर सकती है। उसमें एक प्रोविजन है कि आप जो है अगर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, वो आप अपनी मिस्टेक से सीख करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप उस कानून को वापस ले सकते हैं। आप उस पॉलिसी को, एक पर्टिकुलर पॉलिसी है उसको, जो भी पॉलिसी है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, जो आपने प्रोग्राम लागू किया है। अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हित में नहीं है, और वो दूसरी कम्युनिटी जो है सोचती है कि ये कानून जो है वो मेरे हित में है, उसको पूरी आजादी है, वो धरने पे बैठ सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, और अपनी बात को कह सकता है। तो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, where we correct our own mistakes. So these are some of the arguments which are against the democracy and which are for the democracy. So it is a debatable topic, but looking at all these features, democracy still is the best form of government. Looking at its merits, the demerits are very very less. मतलब जो जितने भी उसके फेवर में पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जो थोड़ी बहुत जो भी कमियां हैं डेमोक्रेसी की, वो उसको ओवरशेडो करती हैं।
So we conclude by saying that democracy is still the best form of government as on date, provided it works according to the Constitution and it respects the dignity of its citizens and safeguards the rights of its citizens. So, with this, we end this video and we will be taking up the constitutional design in our next video.